पिछले क्लास में हमने जाना था स्थायी ऊतक और सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक के बारे में हमने जाना था पिछले क्लास में। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे जंतु ऊतक। जंतु ऊतक किस प्रकार क्या है वो हम लोग उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इस बीच में हम लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पिछले क्लास मैंने जैसे कहा था कि आप लोग बना लीजिएगा। आशा करते हैं सभी कोई बना लिए होंगे और जो नहीं बनाए होंगे उन्हें बना लीजिएगा दोबारा। ठीक है, जंतु ऊतक के बारे में जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम सांस लेते समय अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तो शरीर में जो छाती में जो गति होता है उसको हम महसूस अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती है और इसके लिए हमारे पास विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं को पेशीय कोशिकाएं कहा जाता है। क्या पेशीय कोशिकाएं कहा जाता है इनको। चित्र 6.8 में दर्शाया गया है कि इन कोशिकाओं के फैलने तथा सिकुड़ने से अंगों की गति मिलती है। फैलने तथा सिकुड़ने से अंगों की गति मिलती है। यहाँ पे बताया गया 6.8 में पेशीय रेशे। ठीक है, सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर, तो वो जाता कहाँ है। यह ऑक्सीजन फेफड़े के द्वारा अवशोषित की जाती है एवं रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। जैसे मैंने पहले बता चुका है कि यह सांस जब हम लेते हैं तो वो फेफड़े तक जाता है और वो फेफड़ा फिर फेफड़े से रक्त में मिलकर वो सारे शरीर में पहुंचाया जाता है और सारे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यह प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य कहलाता है वो इस प्रश्न का हल के लिए एक संकेत देता है, जिसके विषय में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, जिसके बारे में हम पहले ही पिछले लेसन में अध्ययन कर चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जो रक्त है जो विभिन्न पदार्थों को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन तथा ऑक्सीजन को भी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसे भोजन तथा ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक वो पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत एवं वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। अब यहाँ पे बोला जो उत्सर्जित पदार्थ है, जो गंदे पदार्थ कहलाते हैं, वो क्या करता है, एकजुट करके कहाँ, यकृत और वृक्क तक ले जाता है, उसे उत्सर्जन करने के लिए, मतलब उसे बाहर फेंकने के लिए। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाली ऊतक का उदाहरण है। अब रक्त और जो पेशियां हैं ऊतक का उदाहरण, हमारे शरीर में जो पाए जाने वाली ऊतक है उसका उदाहरण कहलाती है। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों का वर्गीकरण कर सकते हैं। उनके कार्य के आधार पर हम जंतु क्या थी उनके कार्य के आधार पर क्या देखते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतक की वर्गीकरण कर सकते हैं। जंतु ऊतक का वर्गीकरण हम कर सकते हैं उनके कार्य के आधार पर, जैसा कि एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक एवं तंत्रिका ऊतक। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर बताया भी गया है कि कौन कौन से ऊतक, एपिथेलियम, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। जो रक्त है वो संयोजी ऊतक का एक प्रकार कहलाता है तथा पेशीय ऊतक का प्रकार कहलाता है। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है 6.3.1 एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक क्या है। यहाँ पे 3 प्रकार के ऊतक का उदाहरण के तौर पर बताया गया है, 4 प्रकार का, उसके बारे में हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं। जंतु, पहला एपिथेलियमी ऊतक। जंतु के शरीर में बढ़ने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक कहलाते हैं। जो बाह्य रक्षा प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियमी ऊतक कहते हैं। एपिथेलियमी शरीर के अंदर मौजूद बहुत से अंगों तथा गुहिकाओं को ढक कर रखते हैं। अब क्या करते हैं, बहुत सारे अंगों को और गुहिकाओं
कोशिकाओं को ढककर रखते हैं। एपिथेलियमी ऊतक या भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करते हैं, या क्या करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करते हैं। अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं, मतलब अलग करने के लिए कुछ अवरोध का निर्माण वो करते हैं। त्वचा, मुख, आहार नली, रक्त वाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से निर्मित होते हैं। ये सारे एपिथेलियमी ऊतक से निर्माण जो किए गए हैं वो उस सारे पेशियों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से? त्वचा, मुख, आहार नाल, रक्त वाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी क्या है? एपिथेलियमी ऊतक के निर्मित होते हैं, से निर्मित होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं क्या होता है? एक दूसरे से सटी होती है या एक अनवरत परत का निर्माण करती है। क्या होता है कि एक अनवरत परत का निर्माण करती है। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ की कमी होती है। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ की कमी होती है। इन परतों और कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। और क्या होता है कि कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान पाया जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, और जो भी पदार्थ हमारे शरीर में जाता है वो स्पष्ट रूप से जानते हैं हम कि वो बाहर भी निकलता है। वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर निश्चित रूप से निकलता है। वो एपिथेलियम की परत से होकर क्या? निश्चित रूप से निकलता है। और जो पदार्थ हम जब कोई भी चीज हम जब खाते हैं तो क्या होता है कि एपिथेलियम के परत के रूप से होकर, निश्चित से होकर वो निकलता है। वो हमेशा एपिथेलियम के परत से होकर ही निकलता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर और बाहरी वातावरण तथा शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार का जो एपिथेलियमी कोशिकाएं हैं के बीच की पारगम्यता जो बीच का जो स्थान होता है, शरीर के बाहरी वातावरण तथा शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें जो विभिन्न अंग जो पाए जाते हैं, बहुत सारे बीच में जो पदार्थें होती है आदान प्रदान के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रखने वाले ऊतक से अलग करती है। और जो सामान्यतः सभी जो एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रखने वाले ऊतक से अलग करती है। ठीक है, चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार भिन्न भिन्न एपिथेलियम की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार की एपिथेलियम की संरचनाएं बताया कि ये चित्र 6.9 में जो उनके कार्य पर निर्भर करती है, जो कि क्या होता है कि उनके कार्य पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कुपिका, जहां पदार्थ का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, जहां क्या होता है कि उसका संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। इनको सरल सल्की एपिथेलियमी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सरल सल्की एपिथेलियमी ऊतक कहते हैं। ऊतक नहीं, एपिथेलियमी कहा जाता है। ठीक है, यह अत्यधिक पतली एवं चपटी होती है और कोमल स्तर का निर्माण करती है। क्या कोमल स्तर का निर्माण करती है? कौन? सल्की एपिथेलियमी। आहार नाल में मुख का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। आहार नाल में क्या होता है? मुख का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक त्वचा कवच अर्थात त्वचा भी इन्हीं सल्की एपिथेलियम से निर्मित होता है। जो शरीर का रक्षात्मक, जो रक्षा अनुसार जो त्वचा होता है, जो कवच होता है, वो इसी सल्की एपिथेलियम से ढका रहता है, मतलब निर्मित होता है, इसी से बनता है।
त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। अब किसी त्वचा को कटने या जलने कुछ भी, जब वो उसे मतलब कटने और क्या बोला है, अब यहाँ पे बोला है कि जो त्वचा होता है उसके कटने या फटने कुछ भी मतलब उससे चोट ना लगने के लिए बहुत सारे परतों का निर्माण करती है। चूंकि यह कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियमी को स्तरित सल्की एपिथेलियम कहा जाता है। क्या? स्तरित सल्की एपिथेलियम भी इसे कहते हैं। बहुत सारे परतों में जब विभाजित हो जाता है तो जहाँ अवशोषण तथा स्राव होता है वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती है। जहाँ अवशोषण तथा स्राव होता है वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती है, जिसे आंत के भीतर स्तर या एपिथेलियम स्तंभाकार होता है और अवरोध को पार करने में मदद करता है। और यहाँ पे बोल रहा है जिसे क्या, आंत के भीतर जो स्तर होता है, जो स्तर कराया जाता है, यह एपिथेलियमी स्तंभाकार होता है। वो क्या होता है, किसके द्वारा होता है? एपिथेलियमी स्तंभाकार के द्वारा ही होता है और अवरोध को पार करने के लिए मदद करता है। और अवरोध को जो तरल पदार्थ होता है उसे पार करने में मदद करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पश्चाभ होता है, मतलब उसमें उपस्थित रहता है श्वास लेने की नली में। ठीक है, पश्चाभ होता है जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती है, जो उसकी त्वचा पर बाल जैसी रचनाएं वहां पे व्यवस्थित होती है। यह पश्चाभ गति कर सकती है और इसकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में मदद करती है। जो श्लेष्मा है उसको आगे स्थानांतरित करके क्या साफ करने में इसको मदद करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पश्चाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहा जाता है। इस प्रकार के एपिथेलियम को क्या कहते हैं? पश्चाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है, घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली और तरल ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करती है। जो घना एपिथेलियम होता है वो वृक्कीय नली और तरल ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करती है, जहाँ यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। क्या? यांत्रिक सहारा उसे प्रदान करती है। ये एपिथेलियमी कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में आंतरिक व्यवस्थित विशेषता उत्सर्जित करती है। और ये एपिथेलियमी कोशिकाएं क्या करती है कि प्रायः ग्रंथीय कोशिकाओं के रूप में आंतरिक कोशिका विशेषताएं उत्सर्जित करती है। आंतरिक कोशिकाएं उत्सर्जित करती है जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थ का स्राव कर सकती है। जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर ऊतक की तरह पर पदार्थ का स्राव करती है। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है और एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। और कभी कभी क्या होता है कि एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है, जिससे क्या होता है कि एक बहुकोशीय ग्रंथि का निर्माण होता है। यह ग्रंथि एपिथेलियम कहलाता है। यह ग्रंथि हम इसे क्या कहते हैं? एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। आगे के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही और आगे के बारे में हम इसे नेक्स्ट क्लास में इस लेसन को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके पहले आप लोग को क्या करना है, इसको स्टार्टिंग से एक बार फिर से पढ़ना। अब तक हमारा लेसन सेकंड लेसन के तौर पर जो कहलाता है, इसे हम लोग को क्या करना है, इसे आप लोग को टोटल फिर से रीड करना है। ठीक है, और पिछले लेसन का जो क्वेश्चन आंसर है आशा करते हैं सभी कोई बना लिए होंगे। अगर जो नहीं बना है उसको क्या करना है कि क्वेश्चन आंसर्स को बना लेना है। ठीक है, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। ठीक है, अभी एक दो लेसन क्लियर हो जाने के बाद ही मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स क्लिक करूंगी। ठीक, तो इसके पहले आप लोग को क्या करना है कि अपने से क्वेश्चन आंसर्स बना हुआ सिर्फ उसको पढ़ना है और अपना क्वेश्चन आंसर खुद का लिखा हुआ रहना चाहिए। मैं उस चीज को देखूंगा। ठीक है, तो इसलिए इस बात को गौर करना है और अपना खुद का लिखा हुआ कॉपी में रहना चाहिए। ठीक,
और इस बीच में भी जो उत्तक लेसन है, इसके बीच में भी जो मेन टॉपिक जो क्वेश्चन आंसर जो दिए गए, हाँ, अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के अनुसार इस लेसन को, जो लेसन मैंने पढ़ाया सिर्फ वही चीज क्वेश्चन पूछा गया और कुछ ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ उसके बारे में सिर्फ डिफिनेशन बोलता है कि इसे स्पष्ट कीजिए, ठीक है, इसी बारे में सिर्फ क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग क्या करना है, सिर्फ वही चीज स्पष्ट कर देना, ठीक। अपने वही बायो कॉपी में जब इसे आप लोग उतार लेंगे तब लेसन का क्वेश्चन आंसर पर जाइएगा, ठीक है। ये इनर क्वेश्चन आंसर हो गया, ये आउटर टाइप में कहा जाता है। और यहाँ पे क्लास समाप्त होने के अगले क्लास में जब मैं क्लास समाप्त करूंगा तो उसके पहले आप लोग को क्या करना है, इसे क्लियर आप लोग को सब चीज पढ़ के आना है। और आपने क्या सीखा, यहाँ पे एक ब्लू कलर का जो बॉक्स बना हुआ है उसको भी आप लोग क्लियर, आप लोग समझ के क्लियर अनुसार आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक। इसलिए क्योंकि आप लोग को अगर मैं पढ़ाऊंगा और सारा एक बार में जब क्लियर करूंगा तो आप लोग को क्लियर समझ में आएगा। 2 से 3 बार जो तरीका मैंने बताया गया, जो सर ने बताया, जो सभी ने बताया, उसी चीज को आप लोग को निभाना है, ठीक है। और आशा करते हैं सभी कोई अभी सुरक्षित होंगे और घर पे ही रहते होंगे। इसलिए आप लोग को बार बार बोला जा रहा है कि अभी आप लोग सिर्फ घर पे ही रहिए, बाहर निकलने का प्रयास नहीं कीजिए, ठीक है। और अभी का टाइम चास में भी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं, ठीक। तो अभी का समय में और थोड़ा अच्छे से रहना है और थोड़ा सुरक्षित रहना है और बाहर निकलने का कम प्रयास कीजिएगा। और अगर बाहर जाए भी तो मार्केट जाने का जब नौबत आ भी जाए तो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ आप लोग डिस्टेंस में बने रहिएगा और मास्क पहने रखिएगा, ठीक। थैंक यू।